Test number 16. Question number 1 says, which of the following measures should be taken when an economy is going through inflationary pressures? First one is direct taxes should be increased. Yes, अगर हम taxes को increase करेंगे तो liquidity आपकी decrease होगी, तो जिससे inflation कम हो जाएगा. Interest rate should be reduced. अगर reduce करेंगे तो liquidity increase होगी, तो inflation क्या होगा? Increase. तो ये हो जाएगा wrong. Public spending should be increased. Again liquidity increase करेगा तो inflation बढ़ेगा इससे, तो ये भी हो जाएगा गलत. So answer is option A, that is 1 only. Second, which of the following statement given above is or are not correct? तो state question क्या था? With reference to reverse repo rate, which of the following statement is right? It is the rate of interest earned by banks for depositing their money with RBI for short term. बिल्कुल सही है, definition है basic उसकी. Second, RBI decreases reverse repo rate to increase the loan dispersal by banks. बिल्कुल सही है. मान लो अभी RBI 7% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है और उसको घटा के वो 3% कर देता है रिवर्स रेपो रेट को, तो उससे क्या होगा? बैंक्स को लगेगा कि यार आरबीआई के पास पैसा रखने से फायदा नहीं है, इससे अच्छा हम इसको लोन में डिस्पर्स करते हैं. तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो बिकम्स राइट. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट कौन सी होगी? ऑप्शन डी, दैट इज नीदर 1 नॉर 2. तो इसको गलत मत करना, नॉट को ध्यान रखना. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. They are investors who invest in economies outside the home country for profit purposes. Right? सही बात है. They have limited or no say in the management of the company. बिल्कुल सही है. FDI जब आती है तो उसका मैनेजमेंट में रोल होता है. FPI का कोई रोल नहीं होता मैनेजमेंट के अंदर, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक होगा. थर्ड, FPI forms the current account of balance of payment due to ease of exit from the investment. This is wrong. It forms the capital account. कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आएगा तो कैपिटल में ही जाएगा, करंट में नहीं जाएगा. तो आंसर becomes option A, that is 1 and 2 only. Next, arrange the following sectors in ascending order in terms of the amount of FDI they attract in India. तो ऑटोमोबाइल है, कंप्यूटर साइंस है, ट्रेडिंग है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, सर्विस सेक्टर है. तो देखो जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है आपकी, वो इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा इस केस में आती है, वो इन्वेस्टमेंट आती है आपकी कंप्यूटर साइंस के अंदर. तो ये मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है. उससे कम आती है आपकी सर्विस सेक्टर के अंदर, फिर उससे कम आपकी आती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आती है, उससे कम आपकी, फिर उसके बाद उससे कम आपकी आती है ट्रेडिंग के अंदर, और सबसे कम आती है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में. तो जो सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी 4, देन यू हैव 3, 1, देन यू हैव 5 एंड 2. तो आंसर शुड बिकम ऑप्शन सी. ठीक है, तो ये एक्चुअली दिस इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड क्वेश्चन है, तो बेसिकली डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हो यहां से. Next is question number 5. Question number 5 says, arrange the following countries in ascending order in terms of their share in FDI flows in India. तो देखो मॉरिशस से हमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, तो ये शुरुआत में तो नहीं होगा, लास्ट में ही होगा. फिर नीदरलैंड से नो आइडिया. यूएस से द इन्वेस्टमेंट शुड भी सही होनी चाहिए, मतलब ये मॉरिशस के कंपेरेबल रहेगी वहां से इन्वेस्टमेंट. देन सिंगापुर से इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी आनी चाहिए. देन स्विट्जरलैंड से इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम आएगी. सो योर आंसर बिकम्स, पहले नंबर पे आएगा स्विट्जरलैंड, तो फर्स्ट वन इज 5. दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा नीदरलैंड. तीसरे नंबर पे आपका जो आएगा वो आएगा मॉरिशस. चौथे नंबर पे आपका आएगा यूएसए, और पांचवें नंबर पे आपका आएगा सिंगापुर. तो सिंगापुर बिकम्स 4. तो सीक्वेंस शुड बी 5, 2, 1, 3, 4. तो आंसर इज ऑप्शन बी. तो अगेन इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान इसको रखना पड़ेगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई? डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, इनको रेगुलेट करता है या नहीं करता है? इनको रेगुलेट करता है. वेंचर कैपिटल फंड नहीं करता, इसको सेबी करता है क्योंकि ये कैपिटल फंड है, इन्वेस्टमेंट वाला है ये. हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अगेन सेबी इसको करता है, तो सॉरी ये भी आरबीआई नहीं करता, तो ये भी रॉन्ग होगा. So only deposit taking NBFCs are being regulated by RBI. So here the answer becomes option C, that is 2 and 3 only. Next is question number 7. Consider the following statement regarding biofortification. Biofortification is the process by which nutrition quality of food crops is improved through agronomic practices, conventional plant breeding or modern biotechnology. The statement is right. सही बात है. Biofortification differs from conventional fortification in that biofortification aims to increase nutrition level in crops during plant growth rather than through manual means during processing of the food. ये भी बात बिल्कुल सही है. So here the answer becomes option C, that is both 1 and 2.
इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कंसिडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू द वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में, तो बिगोनिया के अंदर होता है, ब्रायोफाइलम के अंदर भी होता है, पोटैटो के अंदर आपका स्टेम के थ्रू होता है, वैसे नहीं होता। सो हियर द आंसर बिकम्स ऑप्शन 1 एंड 2, दैट इज सॉरी क्वेश्चन बोल रहा है लीव्स के थ्रू किस किस में होगा, तो 1 एंड 2 में होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कोंगो रिवर अरेबियन सी, रॉन्ग है, हमें पता है वो अटलांटिक ओशन में जाती है, अरेबियन सी में नहीं जाती। देन वोल्गा रिवर इन कैस्पियन सी, ये सही है। डनाइपर रिवर इन एगियन सी, ये मुझे नहीं पता। नाइल इन मेडिटेरेनियन सी, ये मुझे पता है। तो 1 इज डेफिनेटली रॉन्ग, सेकंड एंड फोर्थ आर डेफिनेटली राइट, एंड थर्ड का मुझे नहीं पता। अब देखते हैं ऑप्शंस को। अब देखो ऑप्शन में मैं फंस गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसने बड़े ही खतरनाक तरीके से पूछा, तो इसमें ये और ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाएंगे, बचेंगे मेरे पास ये दोनों। तो डनाइपर रिवर इन एगियन सी, दिस इज रॉन्ग, इट फ्लोज इन ब्लैक सी, इट ड्रेन्स इन ब्लैक सी। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2 पेयर। तो बच्चे ये आपको ध्यान रखना है कि नाइपर रिवर जो है वो ब्लैक सी में गिरती है, तो इट इज एनहांसिंग योर नॉलेज अगर ये आपका गलत भी होता है तो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रिगार्ड टू डैम्स एंड देयर लोकेशन ऑन द रिवर। डैम और रिवर के लोकेशन के हिसाब से, उरी डैम ऑन चेनाब, दिस इज रॉन्ग, वी नो इट इज इन झेलम। देन कृष्णा गंगा डैम, देखो कृष्णा गंगा डैम हमें पता है कि नॉर्दर्न इंडिया में है, कृष्णा रिवर पे नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट भी था, न्यूज में भी चलता रहा है काफी, तो ये तो रॉन्ग होगा। देन नेक्स्ट इज सोमशिला डैम इन पेन्नार रिवर, नहीं पता। अलामाती डैम ऑन गोदावरी, अलामाती इज एन इंपॉर्टेंट डैम, और ये डैम किस पे है, कृष्णा रिवर पे है, तो फोर्थ भी रॉन्ग हो जाएगा। तो मुझे इतना पता है कि सेकंड एंड फोर्थ तो डेफिनेटली रॉन्ग, अगर मुझे उरी डैम और सोमशिला डैम का भी नहीं पता। अब ऑप्शन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो पहले तो फोर्थ वाले को काटते हैं, फिर 2 वाले को भी काट देते हैं, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज 3 ओनली, तो इट इज सोमशिला डैम। तो ये थोड़ा ऑप्शंस में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो ये आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, इसको ABCD है ये, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 3 ओनली। तो ये बेसिक नॉलेज से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड असम। विच ऑफ द अबव स्टेट हैव बॉर्डर विद नेपाल एंड भूटान। इनमें से किस स्टेट में नेपाल और भूटान का बॉर्डर दोनों को लगता है। तो बिहार के अंदर हमारे पास भूटान का बॉर्डर नहीं है, तो ये कट जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का हमारे पास सिर्फ इसी का बॉर्डर लगेगा, सिक्किम का, नेपाल का नहीं लगेगा, दोनों के साथ चाहिए मैं। सिक्किम दोनों के बीच में है, तो ये तो सही होगा ऑब्वियसली। वेस्ट बंगाल आपका नेपाल से कनेक्ट नहीं करता, भूटान से करता है। देन असम आपका किससे कनेक्ट करता है, असम आपका सिक्किम से कनेक्ट करता है, पर सॉरी असम आपका भूटान से कनेक्ट करता है, पर नेपाल से नहीं करता। तो आंसर वैसे तो मेरे हिसाब से 3 ओनली होना चाहिए। अब ऑप्शन देख लेते हैं, जहां पे 1 और 2 है उसको तो काट ही देंगे, तो ये कट जाएंगे, तो ऑप्शन आपके ए और बी तो कट ही गए। अब बच गया सी और डी, तो सी और डी में 3, 4, 5 और 3 और 4, यानी वेस्ट बंगाल दोनों से हो सकता है, मतलब वेस्ट बंगाल तो होगा ही होगा, बात सिर्फ असम की रह गई। तो असम को मुझे डेफिनेटली पता नहीं होता है, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज 3 एंड 4 ओनली। तो इस क्वेश्चन में मैं अटक गया, मुझे सिक्किम का पता था कि भूटान और नेपाल दोनों के साथ इसका बॉर्डर है, बस वेस्ट बंगाल का मुझे आइडिया नहीं था कि इसका दोनों से बॉर्डर है या नहीं है। असम का आई वाज डेफिनेट कि इसका बॉर्डर नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन हुआ मेरा एलिमिनेशन से, तो आधा मुझे ये पता था, आधा मुझे ऑप्शंस ने हेल्प कर दिया, तो एट द एंड आई वाज एबल टू अराइव एट द राइट आंसर, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट, with reference to Schedule 6 of the Wildlife Protection Act, consider the following statements. It provides regulation in this cultivation of specified plant and prohibits its possession, sale and transport. Right है, सही बात है। Second statement है, both cultivation and trade of the specified plant can be done only with the prior permission of the competent authority. ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके ऊपर रेगुलेशन है ना। तो कल्टीवेशन और ट्रेड दोनों के दोनों पे देयर शुड बी सम बार, ऐसे ही आप नहीं उगा सकते उसको।
Then bed dome cycad, native to India, and blue vanda, blue orchid is specially mentioned in the schedule. ये बात भी बिल्कुल सही है. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3. तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है शेड्यूल 6 के बारे में. नहीं पढ़ा है तो प्लीज गो टू शंकर आईएएस, उसको एक बार रिवाइज कर लो. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोरोनिवा जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर. क्या है ये? इट एम्फसाइजेस रिड्यूसिंग एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ड्यू टू एग्रीकल्चर सेक्टर. इस स्टेटमेंट का मुझे नहीं पता कि ये सही है गलत है, बिकॉज इसका नाम मैंने अभी तक नहीं सुना है. तो नेक्स्ट ये स्टेटमेंट बाद में देखेंगे सही है गलत है. इट इज अ डिसीजन अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. इसका भी मुझे नहीं पता. थर्ड स्टेटमेंट इज इंडिया हैज सपोर्टेड द एग्रीमेंट टू एंश्योर ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर. तो इसका भी मुझे नहीं पता. तो आंसर इज ऑप्शन सी 1 एंड 2. और इस क्वेश्चन ने मेरी नॉलेज बढ़ाई है कोरोनिवा जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर. And the important thing is that India has not supported it. India has opposed this. India has been in opposition to this framework. या इस agreement की India opposition में है. तो answer becomes option C. Next is question number 14. With reference to plastic waste management amendment rules 2022, consider the following statement. The rules mandate the responsibility of local bodies, Gram Panchayat, वेस्ट जनरेटर, रिटेलर्स एक्सेप्ट स्ट्रीट वेंडर्स टू मैनेज द प्लास्टिक वेस्ट. भाई स्ट्रीट वेंडर्स को क्यों नहीं बोलेंगे वो? क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स कितना सारा प्लास्टिक में आपको सामान देते हैं, प्लास्टिक कितना वहां यूज होता है, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसको मैनेज करने की. लॉजिकल है. तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस थिंग. ये जो लिखा है यहाँ पे इसकी वजह से. वाई एक्सेप्ट, वाई स्ट्रीट वेंडर्स शुड नॉट बी. नेक्स्ट सेज इट मेंशंस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर. इट इज प्रोड्यूसर है, ये प्रोसीजर नहीं है, इसको ठीक कर लीजिएगा. विच सिग्निफाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर फॉर द एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट अंटिल द एंड ऑफ द लाइफ. ये बिल्कुल सही है. एक्सटेंडेड प्रोडक्ट प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो प्रोडक्ट की लाइफ खत्म हो जाएगी तो प्रोड्यूसर इंश्योर करे या कुछ बनाए उसके लिए प्रोग्राम जिससे कि उसको इजीली डिस्पोज ऑफ किया जा सके. So which of the following is correct? The answer should be option B, that is 2 only. Next is सरिस्का टाइगर रिजर्व, रिसेंटली इन न्यूज. ये हमें पता है राजस्थान के अंदर है, इजी है, ये अपने मैप में आप मार्क कर लेना. नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 सेज कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू स्लेंडर लॉरिस. लॉरिसेस, स्लेंडर लॉरिसेस के बारे में. इंडियाज फर्स्ट सेंचुरी फॉर स्लेंडर लॉरिसेस वाज नोटिफाइड इन केरला. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इट इज आइडेंटिफाइड इन तमिलनाडु. नहीं पता था तो अपने नॉलेज में ऐड कर सकते हो. दे जनरली लिव इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये भी गलत है. वो यूजली ट्रॉपिकल स्कर्ब्स और डिसिडियस फॉरेस्ट में रहते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. देन ग्रे स्लेंडर लॉरिस इज फाउंड ओनली इन साउथ इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ श्रीलंका. दिस स्टेटमेंट इज राइट. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज 3 ओनली. सो इफ यू डोंट नो अबाउट इट तो इसको आप ये नॉलेज बढ़ाने के लिए क्वेश्चन हो गया आपका. नेक्स्ट चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू 6th असेसमेंट रिपोर्ट AR6. इट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. इट रिवील्स, तो ये सही बात है, उन्होंने ही रिलीज किया है उसको. सेकेंड, इट रिवील्स हाउ ह्यूमन कॉज्ड एमिशंस आर ऑल्टरिंग अवर प्लैनेट एंड what means to our collective future. ये स्टेटमेंट भी सही है, जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट है. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टाइगर रिजर्व्स. रामगढ़ विषधारी इन उत्तर प्रदेश. अब इसका मुझे नहीं पता. रानीपुर राजस्थान, इसका भी मुझे नहीं पता. परम्बिकुलम इन केरला. ये देखो नाम से केरला में भी हो सकता है, तमिलनाडु में भी हो सकता है. तो इसका मुझे ये कह सकते हो कि 50-50 आइडिया है कि इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट इज राइट. पॉसिबिलिटी है. देन पेंच इन मध्य प्रदेश, इसका मुझे पक्का पता है. अब देख लेते हैं, मेरे पास सिर्फ एक ही पता है मुझे पेंच का, बाकियों का नहीं पता. तो इसने फिर वही डिफिकल्ट कर दिया इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा. सो आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं फिर इसका. दिस इज रॉन्ग, फर्स्ट वन इज रॉन्ग, सेकेंड वन इज रॉन्ग, थर्ड वन इज राइट एंड फोर्थ वन इज राइट. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2 पेयर्स. तो डिफिकल्ट क्वेश्चन, जस्ट टू ऐड टू योर नॉलेज, थोड़ा आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए क्वेश्चन होगा ये. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. ज्योतिबा फुले वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर. विद रिस्पेक्ट टू दैट कंसिडर द फॉलोइंग.
though belong to upper caste, he emphasized with lower caste, he empathized with the lower caste. देखो पहली बात, he empathized with the lower caste but he was not from upper caste, he was from the lower caste itself. तो ये बन जाएगा wrong आपका. He wrote सार्वजनिक सत्य धर्म गुलमार्गी, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है. तो he wrote this thing. Third is he was given the title Mahatma by Bal Gangadhar Tilak. This again is wrong. The title was given by Vithra Rao Krishnaji वाडनेकर. तो वाडनेकर जी ने इनको ये टाइटल दिया था, तो ये अगेन गलत हो जाएगा. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज टू ओनली. नेक्स्ट इज इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर नेगेटिवली हैम्पर्ड ड्यू टू इंपीरियल मेथड्स. इन दिस रिगार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फोर्सिंग फ्री ट्रेड इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है. फोर्सिंग ब्रिटिश फ्री ट्रेड ऑन इंडिया. इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स इन इंग्लैंड, ये भी सही है. इम्पोजिंग हैवी ड्यूटीज ऑन ब्रिटिश फिनिश गुड्स, ड्यूटीज तो हटा ही दी थी, इंपोर्ट ड्यूटी कुछ था ही नहीं ब्रिटिश गुड्स पे, तो गलत हो जाएगा. एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, ये भी सही है. इंडिया से जब रॉ मटेरियल्स बाहर जाएंगे तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए रॉ मटेरियल नहीं मिलेंगे या उनको महंगे मिलेंगे, तो एक तरह से हमारी जो अपनी खुद की इंडस्ट्री है इंडियन हैंडीक्राफ्ट सब, उससे नेगेटिवली इंपैक्ट होगी. सो आंसर शुड बी ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2 एंड 4. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या है? द चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854 कवर्ड प्राइमरी, हाई स्कूल एंड कॉलेजेस थ्रू. ठीक बात है, होलिस्टिक थी वो. द हंटर कमीशन फोकस्ड ऑन द प्राइमरी एजुकेशन ओनली ऑन प्राइमरी एजुकेशन, ये गलत है. प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों पे फोकस किया था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. द सेडलर कमीशन रिव्यूड ओनली यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये भी गलत है. उसने पूरे के पूरे होल एजुकेशन सिस्टम को ही रिव्यू किया था, तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली. विद रिस्पेक्ट टू कमिटी और कमीशन सेटअप फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स इन प्री इंडिपेंडेंस टाइम, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है. तो पहला कौन सा है आपका? पहला आपका है हार्टंग. जो देखो सबसे पहले आपका कौन सा आया था? हार्टंग कमेटी आया था आपका 1882 के अराउंड. देन थॉमस रेली कमेटी कब आया था? ये आया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन. देन सेडलर कमीशन आपका जो आया था वो आया था 1917 के अराउंड, और हंटर कमीशन आया था 1929 में. तो आंसर आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका, हार्टंग, रेली, सेडलर और हंटर कमीशन. क्वेश्चन नंबर 23. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द मैकेलियन सिस्टम इज कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. देखो मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इंडिया हम बोलते हैं किसको? वुड्स डिस्पैच को, ना कि मैकेलियन सिस्टम को. तो वुड्स डिस्पैच इज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन. मैक्यूले फेवर्ड एंग्लिसिस्ट एंड ट्राई टू एजुकेट अपर क्लासेस, ये सही बात है. मैक्यूले बिलीव्ड इन इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये भी सही है. इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब ये है कि आप ऊपर वालों को पढ़ा दो, वो धीरे धीरे नीचे वालों को भी एजुकेट कर देंगे. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन 2 एंड 3 किसमें है? ऑप्शन सी है. तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू मनिक मिलाई इज तमिलनाडु में बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है ये, मतलब कि इन एंशिएंट तमिलनाडु में, एंशिएंट साउथ के अंदर मनी मिलाई इज वेरी इंपॉर्टेंट text, and it was written by Sutanar. It is the story of Kovalan and Madhavi who became Buddhist bhikkhus. ये statement ठीक है. It contains Hindu Puranic stories, references to gods and goddesses in Hindu as well as Buddhist tradition. ये statement भी ठीक है. So answer becomes option C, that is both 1 and 2. Next is question number 25. Which of the following स्टेट्स इज नॉट एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्राइन? इनमें से कौन सा जैन डॉक्ट्राइन में एप्लीकेबल नहीं है? तो फर्स्ट वन इज द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिलिएटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस, ये स्टेटमेंट ठीक है. एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज सोन, ये भी जैन धर्म में मानी जाती है बात. कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड, ये स्टेटमेंट भी ठीक है. अवॉइडेंस ऑफ एस्टिसिज्म इज नेसेसरी, ये बिल्कुल रॉन्ग है. वो नेसेसरी है कि हम लोग एस्टिसिज्म को प्रैक्टिस करें, ना कि उसको अवॉइड करें. तो यार आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज प्रैक्टिस ऑफ अवॉइडेंस ऑफ एस्टिसिज्म इज नेसेसरी. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द ऋग्वेदिक पॉलिटी
was monarchical, however the succession was not hereditary. ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। जो सक्सेशन थी वो हेरिडिटरी थी, वो हेरिडिटरी होती थी, ठीक है। सेकंड, द किंग वाज असिस्टेड बाय पुरोहित एंड प्रीस्ट एंड सेनानी और कमांडर ऑफ द आर्मी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्टेटमेंट ठीक है। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज टू ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द एप्रोप्रिएशन बिल। अभी एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? बिफोर द डिमांड्स ऑफ अ ग्रांट हैव बीन पास्ड बाय द हाउस, an appropriation bill is passed to provide the appropriation out of the consolidated fund of India. ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जो एप्रोप्रिएशन, जो डिमांड्स है, डिमांड पास होने के बाद एप्रोप्रिएशन बिल बनाया जाता है। सेकंड इज, नो अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज्ड to an appropriation bill which will have the effect of varying the amount or altering the designation of the grant so made. ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा आपका। So here the answer becomes option B, that is 2 only. Next is question number 28. Which of the following statement are correct about passing of the money bill? The money bill is introduced with prior assent of the president. ये statement आपका सही है। All money bills are financial bills and are certified by the Speaker of the House. ये statement बिल्कुल ठीक है। Its defeat in Lok Sabha leads to resignation of the government. ये statement भी आपका ठीक है। So answer here becomes option D, that is 1, 2 and 3. Next is question number 29. Question number 29 says, consider the following. List 1 is democracy report, VDEM Institute. अब VDEM इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं पता, पर हो सकता है डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट की ये बात हो रही हो, तो इसको मैं पॉजिटिव साइड में रखूंगा कि मेरे को लग रहा है सही हो सकता है। सेकंड इज ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन। दिस स्टेटमेंट इज अगेन, मतलब कि रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन है, ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालेगा, नो आइडिया, कुछ नहीं कह सकते। स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, FSSAI, ये तो मुझे पता है, फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड FAO निकालता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ग्रीवांस रिडक्शन इंडेक्स, UIDI क्यों निकालेगा, वो तो आधार के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो ये दो तो एकदम हट जाएंगे, बचे ऑप्शन A और B। अब दो में मैं कंफ्यूज हूं, तो इनमें से कोई भी या तो चूज कर सकता हूं या इस क्वेश्चन को मैं छोड़ सकता हूं। आंसर इज ऑप्शन बी, दिस एंड दिस फर्स्ट वन बोथ आर करेक्ट, थर्ड और फोर्थ आपका रॉन्ग है। Next is question number 30. Consider the following statement about PCI, Public Club of India. It is a constitutional body. Constitutional body तो नहीं है। Press Club of India, तो ये तो गलत हो जाएगा। It aims to preserve the freedom of press and maintain and improve the standards of newspaper and news agencies in India. ये statement ठीक है। The chairman is selected by the Speaker of the Lok Sabha and chairman of Rajya Sabha and members selected by PCI. ये statement भी ठीक है। Decisions of PCI can be appealed before a court of law. नहीं, ये नहीं कर सकते क्योंकि वो उसी के डिसीजन रहेंगे। Which of the following statement is not correct? तो कौन सा करेक्ट नहीं है? तो हमारे पास फर्स्ट एंड फोर्थ आर नॉट करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड वैसे भी सही है, तो ये तो ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएंगे यहां से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 सेज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुपरस्टिशन इन इंडिया। सुपरस्टिशन इंडिया के ऊपर IPC provides provision deal exclusively with crimes related to superstition. ऐसा तो हम कभी नहीं देखते, तो ऐसा कोई एक्सक्लूसिव कोई ऐसी वो नहीं है जिससे हम डील करते हैं, तो रॉन्ग हो जाएगा। It violates the fundamental rights to equality and right to life of the Indian Constitution respectively. बिल्कुल ठीक बात है। महाराष्ट्र was the first state to enact a law to prevent such practices. तो महाराष्ट्र था या नहीं था? This is wrong. महाराष्ट्र was not the first state. So here the answer becomes option D, that is 2 only. 1 को एलिमिनेट कर सकते हैं और 3 को एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 says, consider the following statement. All money bills require prior permission of president before introduction in the house. This statement is right. Finance bill 1 and finance bill 2 cannot be amended by Rajya Sabha. They can be amended. तो ये wrong हो जाएगा। Third is, joint sitting is possible in case of ordinary bill but not in the case of constitutional amendment bill. Right है। Joint sitting is possible in the case of finance bill 1 and finance bill 2. ये statement भी आपकी सही है। क्यों? क्योंकि दोनों को राज्यसभा अमेंड कर सकता है, तो डेडलॉक के चांसेस बढ़ जाते हैं।
सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो आपके पास 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज ओनली 3 स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट इज द फ्रेज to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is mentioned in. तो ये किसमें mentioned है आपके? It is mentioned in Article 51A. किसमें? ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड इट्स टाइप. एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड इट्स टाइप के बारे में है. एनालॉग मॉड्यूलेशन इज द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसमिटिंग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स with that of high frequency carrier signals. The statement is right. In amplitude modulation, the frequency remains the same, whereas in the frequency modulation, amplitude remains the same. The statement is right. Amplitude modulation has better sound quality than frequency modulation. ये कैसे हो सकता है? आपने AM रेडियो और FM रेडियो सुना है, तो आप किस में गाने सुनना पसंद करते हो? FM रेडियो में. AM रेडियो में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, तो FM रेडियो हैज बेटर साउंड क्वालिटी देन दी AM और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 ओनली. करेक्ट पूछा उसने. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कल्चर्ड मीट. कल्चर्ड मीट के बारे में है. इट सेज इट इज अ लैब प्रोसेस्ड मीट टू रिड्यूस हार्मफुल जर्म्स एंड एंटीबायोटिक्स. तो देखो ये प्रोसेसिंग नहीं है, कल्चर किया है हमने, उसको बनाया है, तो इट इज लैब मेड मीट, नॉट प्रोसेस्ड मीट. तो रॉन्ग हो जाएगा. इट यूजेस इन विट्रो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी. बिल्कुल सही है. इन विट्रो का मतलब क्या होता है? लैब में बनाना या उसकी अपनी आउटसाइड बनाना उससे नेचुरल कंडीशन से. इट इज ग्रोन यूजिंग प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनिमल डिराइव्ड मीट. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 2 and 3. तो देखो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट से बना है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट ठीक है. Next is question number 36. Consider the following statement regarding New Space India Limited, NSIL. NSIL is a Schedule A category company under the Department of Space. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी? सही हो जाएगी. ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी. इट इज अ कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो. बिल्कुल सही बात है. इट विल हेल्प इन क्रिएशन ऑफ GSLV एंड PSLV थ्रू इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर. दिस इज रॉन्ग. वो सिर्फ छोटे रॉकेट्स बनाने में हेल्प करेगा, ना कि PSLV या GSLV जैसे बड़े रॉकेट्स. तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी एंड डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द गिवन सिस्टम. द स्टेटमेंट इज राइट. पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता है? जैसे आपने किसी हाइट पे किसी चीज को लेकर, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन. कोई भी भागती हुई चीज, जैसे आपने बॉल फेंकी तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी. थर्मल एनर्जी इज एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि थर्मल एनर्जी में क्या होता है? ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स के आपस में वाइब्रेट करते हैं, तो वाइब्रेशन का मतलब क्या? मोशन. मोशन से क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, ना कि पोटेंशियल एनर्जी. केमिकल एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी. क्यों? क्योंकि वो स्टोर्ड होती है. सो हियर द आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इथरनेट टेक्नोलॉजी. इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच कनेक्ट्स कंप्यूटर थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन. द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? देखो ये वायरलेस बोल रहा है. इथरनेट में आप क्या करते हो? वायर यूज करते हो, लैन केबल यूज होता है, तो ये हो गया रॉन्ग. तो इट इज अ वायर्ड कनेक्शन, नॉट वायरलेस. It connects computer with local area network and wide area network. This statement is right. So here the answer becomes option 2, that is B, 2 only. Next, consider the following statement about genetically modified crops. ठीक है, इसको देखते हैं. इसमें क्या बोल रहा है? They are derived from plant whose genes are artificially modified, usually by inserting genetic material from another organism. The statement is right. सही बात है. GM crops वही होती हैं, जैसे कॉटन में होता है, Bacillus thuringiensis का जीन हमने डाला हुआ है. गोल्डन राइस इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट. उसमें हमने कैरोटीन ए डाला हुआ है. कैरोटीन ए का मतलब क्या है कि जो उसमें उसका जो रेडिश कलर आता है, गोल्डन कलर जो आता है, वो कैरोटीन ए उसकी वजह से आता है, पिगमेंट की वजह से आता है. तो हियर द आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40. विद रेफरेंस टू कोरोजन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Silver articles turn black when exposed to air due to formation of coating of silver sulfide. This statement is right. ये statement सही है. Second is
Copper reacts with air and gains green coat of copper carbonate. This statement is also right. Greenish color हो जाता है ना, इवन आपने देखा होगा तार जो होते हैं थोड़े ग्रीनिश हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद कॉपर वायर्स, तो वो सही बात है. So answer becomes option C. Option D, that is both 1 and 2. तो इसमें हम आंसर आ जाएगा, दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41. तो 41 says open network for digital commerce network recently started beta testing with consumers in Bengaluru. Consider the following statement. ONDC is an initiative of Department of Promotion of Industry and Trade. तो ये स्टेटमेंट ठीक होगा, रॉन्ग होगा? दिस स्टेटमेंट इज राइट. तो ये कॉमर्स से रिलेटेड है, दिस इज ट्रेड और कॉमर्स इंडस्ट्री वगैरह की रिलेटेड तो हो सकता है, और नहीं पता है तो अब इसको याद रखो कि ये सही स्टेटमेंट है. तो इट इज बाय DPIT. सेकेंड इज it aims to promote open network for all aspects of exchanging goods and services over digital and electronic network. This statement is right. Unlike the traditional paradigm of e-commerce, ONDC is not dependent on any specific platform and technology. This statement is also right. So which is the correct answer? Correct answer becomes option D, 1, 2 and 3. अगर देखो इस ONDC के बारे में अभी नहीं पता था तो from this question you can नोट इट डाउन, या उससे आप एनर्जी उसको नॉलेज को एब्जॉर्ब कर सकते हो यहाँ से, इन केस अगर ये क्वेश्चन गलत भी हुआ है तो. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे. मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैज लॉन्च्ड प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्टिलाइजर इंडस्ट्री. तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के रिगार्डिंगली कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज. ये बिल्कुल सही बात है. यूरिया इज द मोस्ट प्रोड्यूस्ड, मोस्ट कंज्यूम्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेड फर्टिलाइजर. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हैज हाईएस्ट शेयर इन टोटल सब्सिडी गिवन टू सेंटर. ये गलत है, फर्टिलाइजर सब्सिडी की हाईएस्ट नहीं है, तो दिस बिकम्स रॉन्ग. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 ओनली. प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड मिशन डेफ स्पेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मिशन डेफ स्पेस? तो मिशन डेफ स्पेस के रिगार्डिंग क्या है? इट सीक्स टू डेवलप इनोवेटिव सॉल्यूशन आर्म्ड फोर्सेज इन स्पेस डोमेन थ्रू इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप. तो देखो मिशन डेफ स्पेस होता है, डिफेंस स्पेस भी हो सकता है, तो डिफेंस स्पेस बनता है यहाँ पे कि डिफेंस स्पेस के रिगार्डिंग ये हो सकता है. तो दिस इज वन ऑफ द कंसिडरेबल ऑप्शन. सेकंड इज द मिशन इज अबाउट मिलिटराइजेशन एंड वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस एंड हैविंग प्रॉपर स्पेस आर्मी बाय 2030. देखो अभी जो है मिलिटराइजेशन और वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, दिस इज नॉट अलाउड, इंटरनेशनल बैन है इसके ऊपर, तो ये तो नहीं होना चाहिए. इट कैन बी ए सीक्रेट प्रोजेक्ट, पर ये ओपन में नहीं हो सकता, तो दिस इज रॉन्ग. इट सीक्स टू प्रमोट कोलैबोरेशन विद अदर स्पेस मिशंस अराउंड द ग्लोब. तो देखो वो कहीं ना कहीं फिर मिशन में नहीं बनती बात, तो ये भी हम काट देंगे. इट सीक्स टू हैव इंडिया स्पेस स्टेशन बाय 2030. तो ये इसका बिल्कुल भी मतलब कि ये वन ऑफ द वो बनता नहीं है ऑप्शन, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, दैट इज इट सीक्स टू डेवलप इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर आर्म्ड फोर्सेज in the space domain through industry and startups. Next is question number 44. Russia has claimed that Ukraine is planning to use dirty bomb. तो dirty bomb क्या होता है? A bomb that contains radioactive material. dirty bomb हो सकता है, गंदा बम है ये. It does not need to contain highly refined radioactive material as used in nuclear bomb. ये भी सही है. इट इज मच चीपर एंड क्विकर टू मेक. ये भी सही है, तभी वो बना पा रहे हैं उसको जल्दी से. सो हियर द आंसर बिकम्स आंसर बिकम्स ऑप्शन देखो हमारे पास अभी है नहीं, तो एक बार दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा, शायद कुछ गलती हुई है. इट इज अ बॉम्ब कंटेन्स रेडियोएक्टिव मटेरियल. ये स्टेटमेंट तो ठीक है. इट डज नीड बोल रहा है ना यहाँ पे, इट डज नॉट नीड, मतलब कि उसको हाईली रिफाइंड रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं चाहिए. वो जो आपका न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है आपका, जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है, उससे जो फ्यूल बचता है उससे भी ये डर्टी बॉम्ब बनाया जा सकता है, तो उसको हाईली रिफाइंड नहीं चाहिए रेडियो एक्टिव मटेरियल. तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा. इट इज मच चीपर तो होगा क्योंकि वेस्ट रेडियो एक्टिव मटेरियल से बना रहे हैं, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, 1 and 3 ओनली. तो देखा फास्ट रीडिंग की वजह से ये गलतियां आपकी हो सकती हैं, जहां पे आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर सकते हो. तो वी हैव टू टेक प्रिकॉशन कि ऐसी गलतियां आगे ना हो, कि जो सिली मिस्टेक्स है ये हम ना करें, और पिछले एग्जाम्स में हमने ये की होंगी, तो इनसे हमें बच के रहना है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45.
Niti Aayog and Council of Scientific and Industrial Research recently released a report regarding lead poisoning. Which of the following are the sources of lead poisoning? lead poisoning के sources कौन से हैं? पेंट्स होता है, पेंट्स में, वाटर पाइप्स में भी होता है क्योंकि लेड को हम यूज करते हैं कोटिंग बनाने के लिए. देन ग्लेज सिरामिक वेयर्स में भी होता है. कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जैसे लिपस्टिक वगैरह होते हैं उसमें होती हैं ये चीजें. स्मेल्टिंग इंडस्ट्री में होता है. देन यू हैव वेटलैंड्स नहीं होते, ये रॉन्ग हो जाएगा. बल्कि वेटलैंड्स तो एक तरह से इसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं बजाय इसको पोल्यूट करने के. पैकेज्ड फूड में हो सकता है लेड. सो सिक्स्थ को हम काट देंगे, जहां भी सिक्स्थ होगा हमारे पास ये कट गया. देन वी हैव द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन डी. 1 2 3 4 5 एंड 7. आंसर बिकम्स ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 46. One of the implication of equality in society is the absence of. इक्वालिटी सोसाइटी में होने का मतलब एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में. सब एवरीवन शुड बी बिलो द लॉ, देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ. तो रूल ऑफ लॉ अगर होगा तो ही आप इक्वालिटी लेके आ पाओगे. अगर कुछ लोगों को प्रिविलेजेस मिलेंगी तो हम नहीं ला सकते. अब इसमें आपकी जो प्रिविलेजेस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या मिनिस्टर्स को या पब्लिक फंक्शनरीज को मिलते हैं उन प्रिविलेजेस को मत काउंट करना, बिकॉज दोज प्रिविलेजेस आर बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैज बीन टू गिवन टू देम. कि उनके लिए भाई थोड़ा जल्दी कर देते हैं चीजें. वाई? बिकॉज देयर टाइम इज प्रीशियस, दे हैव टू मीट मेनी पीपल. अगर वो बहुत देर तक लाइन में खड़े रहेंगे तो दे विल बी वेस्टिंग देयर टाइम. इट विल बी वेस्टेड ऑफ द पब्लिक्स टाइम रेदर देन देयर टाइम. तो प्रिविलेजेस सिर्फ उनके लिए है और किसी के लिए नहीं है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47. क्वेश्चन नंबर 47 says, in the context of solving pollution problem, which is or are the advantages of bioremediation technique? ठीक है. It is a technique for cleaning up pollution by enhancing the same biodegradation process that occurs in nature. The statement is right. Any contamination with heavy metals such as cadmium and lead can readily and completely treated by bioremediation. ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. रेडिली नहीं होता, स्लो प्रोसेस होता है ये. तो रेडिली वर्ड इज रॉन्ग हेयर. और कंप्लीटली भी नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ रह ही जाता है उसमें, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. जेनेटिक इंजीनियर कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बायोरेमिडिएशन. ये हो सकता है स्पेसिफिक जीन हम उसमें अगर डाल दें तो. सो हेयर द आंसर शुड बी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 3 only. Question number 48. With reference to religious history of India, consider the following statement. Sotarnika and Samitya were the sects of Jainism. The statement is wrong. They were sects of Buddhism. ये बुद्धिज्म के सेक्ट्स हैं. और देखो जो भी क्वेश्चन बुद्धिज्म से रिलेटेड आ रहा है उसको प्लीज आप नोट डाउन कर लेना. Then Sthasvardhan held the constituents of phenomena were not wholly momentary but existed forever in the latent form. This statement is right. So which of the following are correct? तो correct कौन सा होगा? Option B, that is 2 only. Next is question number 49. Mediterranean Sea is the border of which of the following countries? तो भाई ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है. तो इसका जो बॉर्डर है वो ईरान के साथ, इराक के साथ नहीं लगता, जॉर्डन के साथ भी नहीं लगता, लेबनान के साथ लगता है, देन सीरिया के साथ लगता है. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, 3 and 4 only. Next, the Globe Infrastructure Facility is an Asian initiative to upgrade infrastructure in Asia, financed by credit from the Asian Development Bank. This statement is wrong. ये ग्लोबल की बात कर रहा है तो एशियन इनिशिएटिव कैसे हो सकता है? World Bank collaboration that facilitates the preparation and structuring of complex infrastructure, public-private partnership to enable mobilization of private sector and institutional investor capital. ये statement ठीक है. So answer becomes option B. It is a World Bank collaboration. So all the GS questions have been completed. Now let's move to CSET question. CSET question first है, an air quality index is a way to combine measurement of multiple air pollutants into a single number of rating. Okay, तो air quality index की इसने एक तरह से हमें definition या basic parameter दे दिया. This index is ideally kept constantly updated and available in different places. The AQI is the most useful when lots of pollution data are being gathered and when pollution levels are normally but not always low.
In such cases, if pollution level spikes for a few days, the public can quickly take preventive action in response to an air quality warning. Okay, unfortunately, that is not in urban India. Pollution level in many large Indian cities are so high that they remain well above any health and regulatory standard for large part of the year. If our index stays in the red dangerous region day after day, there is not much anyone can do other than getting used to ignoring it. अब इनमें से कौन सी एक लॉजिकल और रैशनल इन्फ्रेंस यहाँ पे बनती है? Our governments are not responsible enough to keep our cities pollution free. देखो ये बात उसने कहीं बोली नहीं है, गवर्नमेंट्स का उसने कोई रोल नहीं बताया अभी तक. देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्सेस इन अवर कंट्री. ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्सेस की अपनी एक अहमियत है जिसको हम नहीं हटा सकते. एयर क्वालिटी इंडेक्स इज नॉट हार्मफुल टू द रेजिडेंट्स ऑफ मेनी ऑफ अवर लार्ज सिटीज. ये स्टेटमेंट तो उसने डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली बोला हो, तो इसको हम सही मान सकते हैं. इन एवरी सिटी पब्लिक अवेयरनेस अबाउट पॉल्यूशन प्रॉब्लम शुड इंक्रीज. तो ये इंक्रीज होना चाहिए, पर अगर मैं सी और डी को कंपेयर करूं तो दिस इज मोर लॉजिकल. ये ज्यादा जल्दी से कनेक्ट करता है क्वेश्चन के साथ. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52. क्वेश्चन नंबर 52 सेज डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 3 आइटम्स, कंसिडर द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर 3 आइटम्स गिवन बिलो. तो ए बी सी डी ई एफ जी आर लेक्चरर्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, Chennai, Mumbai, and Srinagar, not necessarily in the same order, who participate in a conference. Each one of them is specialized in different subject: economics, commerce, history, sociology, geography, mathematics, and statistics, not necessarily in the same order. तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए what I use is that I use a very simple technique. मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें पहले नाम लिख लेता हूँ सबके. तो इसमें हो गया A, B, C, D, E, F और जी. तो जो मुझे डेटा मिलता जाएगा उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में लिखता जाऊंगा. जो डेटा मेरे काम का नहीं होगा वो मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखता जाऊंगा. तो लेक्चरर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी. तो इसने क्या बोला, लेक्चरर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी. तो कानपुर वाला लेक्चरर ज्योग्राफी में स्पेशलाइज्ड है. लेक्चरर डी इज फ्रॉम शिलोंग. तो डी के लिए तो मुझे मिल गया वो शिलोंग से है, ठीक है. लेक्चरर सी इज फ्रॉम दिल्ली एंड स्पेशलाइज इन सोशियोलॉजी. तो ये दिल्ली से है और ये सोशियो के अंदर स्पेशलाइज्ड है. तो ये 2 स्टेटमेंट तो मेरे लिए हो गई, एक तरह से किसी काम की नहीं रही. लेक्चरर डी स्पेशलाइज्ड इन नीदर हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स. तो ना ये हिस्ट्री में है ना ये मैथमेटिक्स में है, तो ये तो दोनों कट जाएंगे इसके लिए. लेक्चरर ए हु स्पेशलाइजेज इन इकोनॉमिक्स डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद. तो ये इकोनॉमिक्स के अंदर स्पेशलाइज्ड है, पर ये हैदराबाद से बिलोंग नहीं करता. Then we have lecturer F who is specialized in commerce, belong to श्रीनगर. तो ये श्रीनगर से बिलोंग करता है और ये स्पेशलाइज्ड है किसमें, कॉमर्स के अंदर. तो ये स्टेटमेंट भी फुलफिलिंग थी मेरे लिए. लेक्चरर डी हु स्पेशलाइज्ड इन स्टैटिस्टिक्स बिलोंग टू चेन्नई. तो ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं और ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर है. तो अब मेरे पास क्या बच गया, देखो मेरे पास इकोनॉमिक्स हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, कॉमर्स हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गया, और मेरे पास मैथमेटिक्स और हिस्ट्री बचा है. तो मैथमेटिक्स या हिस्ट्री या तो ए के पास होगा या ई के पास होगा. सॉरी, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री मेरे पास बचा है, तो या तो डी के पास होगा या ई के पास होगा. ए ने तो इकोनॉमिक्स लिया हुआ है, तो यहाँ पे या तो मैथ्स होगा या हिस्ट्री होगा, यहाँ पे या तो मैथ्स होगा या हिस्ट्री होगा. अब बचा है हैदरा. अब देखते हैं सिटीज कौन सी बची हैं. तो इन दोनों के पास तो ये हो जाएंगे. अब हमारा सब्जेक्ट कौन सा बचा है पहले वो देख लेते हैं. तो सोशियोलॉजी हो गया, अब ज्योग्राफी सब्जेक्ट बचा है, तो बी विल बी ऑफ ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट बचा है. इकोनॉमिक्स ए के पास हो गया, कॉमर्स आपका एफ के पास हो गया, हिस्ट्री या तो डी के पास होगा या ई के पास होगा, सोशियोलॉजी आपका सी के पास हो गया, ज्योग्राफी भी बचा हुआ है, मैथमेटिक्स जो है वो या तो डी के पास होगा या ई के पास होगा, और स्टैटिस्टिक्स जो है वो किसके पास है, वो आपका जी के पास है. तो ये भी हो गया. तो बचा आपका क्या, लास्ट में आपके पास बच गया ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी हो गया बी के पास. तो ये तो हो गया फाइनल. नाउ हम लोग पहुंचते हैं सिटीज के ऊपर. तो हैदराबाद सिटी अभी किसी ने लिया नहीं है. देन दिल्ली सिटी हो चुका है, शिलोंग हो चुका है, श्रीनगर हो चुका है. तो ये 3 सिटीज तो हमारी फाइनल हो चुकी है, चेन्नई भी हो चुकी है फाइनल. तो हमारे पास कौन सी सिटीज बची हैं, हैदराबाद बची है, कानपुर बची है, देन वी हैव बॉम्बे और मुंबई बचा है. तो 3 सिटीज हमारे पास अभी बची हैं. तो ए हैदराबाद से नहीं है,
ये तो पक्का हो गया। तो ए के पास ए या तो कानपुर से होगा या मुंबई से होगा। बी किसी भी स्टेट किसी भी सिटी से हो सकता है, ई किसी भी सिटी से हो सकता है। तो इसने बोला है द लेक्चरर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज इन ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी इज बी, तो ये तो हो जाएगा कानपुर, तो कानपुर भी यहाँ पे कट गया। तो अब सिर्फ ए के पास बच गया मुंबई, तो ए है मुंबई से और हमारे पास लास्ट में सिटी बची हैदराबाद, तो ई है हैदराबाद से। तो अब मेरे पास पूरा चार्ट बन गया है। तो चार्ट आप इस तरह से बना सकते हो। अब आंसर देख लेते हैं। हु स्पेशलाइज इन ज्योग्राफी, ऑप्शन इज ए, दैट इज बी, दैट इज द लेक्चरर बी। टू विच सिटी डज द लेक्चरर स्पेशलाइज इन इकोनॉमिक्स बिलोंग, इकोनॉमिक्स में कौन है, इकोनॉमिक्स में ए है, तो ही बिलोंग्स टू बॉम्बे, मुंबई। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू हैदराबाद, हैदराबाद से कौन बिलोंग करता है, इट इज लेक्चरर बी, दैट इज ई। तो लेक्चरर ई जो है वो बिलोंग करते हैं हैदराबाद से, तो हेयर आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। सो आई थिंक दिस इज ओवर, ये हो गया है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का डाल दिया है, तो ये भी थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन ए स्कूल देयर आर 5 टीचर ABCDE, ए एंड बी टीच हिंदी एंड इंग्लिश, तो ए के लिए तो हिंदी हो गया, बी के लिए इंग्लिश हो गया। सी एंड बी टीच इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, तो सी के लिए ज्योग्राफी हो गया क्योंकि इंग्लिश दोनों में कॉमन था। डी एंड ए टीच मैथमेटिक्स एंड हिंदी, तो डी और ए हिंदी एंड बी, अच्छा ओके, तो सॉरी हमने गलत समझ लिया इसको, एक टीचर 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। तो ए और बी जो हैं वो पढ़ाते हैं हिंदी एंड इंग्लिश, और ये भी हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ाता है। सी और बी, तो सी और बी की अगर हम बात करें तो ये इंग्लिश एंड ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और ये इंग्लिश एंड ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। देन डी की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स एंड हिंदी पढ़ाते हैं और ये मैथमेटिक्स भी पढ़ाता है। देन आपके पास ई और बी में क्या है, तो वो हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, फ्रेंच भी पढ़ाते हैं, तो ये हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे और फ्रेंच भी पढ़ाएंगे। तो ये आपका हो गया हिस्ट्री का, ये हिस्ट्री के लिए गोला लगा देते हैं। हु टीचेस मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन इज बी टीचेस मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ये सारे ही सब्जेक्ट ऑलमोस्ट पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड फ्रेंच। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। So with this we end discussion for today. Thank you very much, and battery is also down. So thank you students, thank you very much. Now we end the discussion for the today.